देहात में प्रियंका और सोनम नाम की दो बहनें रहती थीं, जिनके सर आपस में मिले थे। सर मुंतकिल होने की वजह से दोनों को सभी काम साथ साथ करने पड़ते थे। साथ में खाना, साथ में सोना, साथ में चहलकदमी करना। बाबा, क्या हम दोनों के सर पैदाइशी मुंतकिल हुए हैं या आपने किसी गम से चस्पा दिए हैं? नहीं बेटा, मैंने मुंतकिल नहीं किए, ये पैदाइशी ही मुंतकिल हैं। कभी कभी प्रियंका और सोनम के बीच में फसाद होता। मुझे बागीचे में चहलकदमी करना है, मैं नहीं जा रही। मुझे घर में बैठकर मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पढ़नी है। अरे बेटा, तुम दोनों आपस में फसाद क्यों कर रहे हो? पहले बाग में जाकर चहलकदमी कर लो और फिर घर में आकर कहानियां पढ़ लेना। एक एक करके दोनों काम अमल कर लो। एक रोज प्रियंका सोनम की माँ ने अपने शौहर से कहा, हमारी दोनों दुख्तर अब बड़ी हो गई हैं। इनके निकाह के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दीजिए। लेकिन मेरी अकल काम नहीं कर रही है। दो अलहदा अलहदा लड़कों से इनका निकाह करें तो दोनों साथ में कैसे बसर करेंगी? दो अलहदा लड़कों से शादी करने की जरूरत नहीं है। एक ही लड़के से दोनों का निकाह होगा। इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है। प्रियंका सोनम के अब्बू कई घरों में अपनी दुख्तर की निस्बत के लिए जाते हैं। हर जगह उन्हें नाकामयाबी ही हासिल होती है। देखिए राम भाईजान, दो सिर मिली हुई लड़कियों को अपने घर की बहू बनाने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। महज 20 लाख दे दीजिए, हम निकाह पढ़वा देंगे। मैं गुर्बत ज़दा एक काश्तकार हूँ, इतनी बड़ी रकम कहाँ से मुहैया कर पाऊंगा? तो फिर ये निकाह नहीं हो पाएगा। राम सिंह अपने घर पहुँचता है। आज 12वीं कुनबे से बात नाकाम हो गई। कोई सिर मुतंकिल हुई बहनों को अपनी बहू बनाने के लिए राजी नहीं है, और अगर कोई ताकमील भी है वो बेइंतहा रकम मांग रहा है। या मेरे खुदा, मैं क्या करूं? बाबा जान, आप मुसीबत ज़दा ना हो, हम बगैर शादी के रह लेंगे। ऐसा नहीं कहते मेरे बच्चों, हमारा खुदा बहुत बड़ा है, कोई मौजिज़ा जरूर होगा। प्रियंका सोनम के देहात से 20 मील दूर सहारनपुर नाम का एक देहात था, जहाँ चिंटू और चमन नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों देहात में खूब तहलका मचाए रहते। आज किस ज़रात के गन्ने खाने हैं? आज रामदास खालू के ज़रात के गन्ने खाएंगे, लेकिन वो अपने गन्नों की हिफाजत करने के लिए ज़रात में ही सोते हैं। अरे किस ज़रात की मूली हो, उन्हें उनके ज़रात से ना भगाया तो मेरा नाम भी चिंटू नहीं। चिंटू और चमन अपने सरों पर खौफनाक मटके पहन लेते हैं और ज़रात में पुतले की तरह खड़े होने वाले का हुलिया बदलकर धीरे धीरे रामदास खालू के पलंग के पास आते हैं। रामदास खालू बेफिक्र होकर खर्राटों की नींद में मशगूल थे। उठ जाओ रामदास। रामदास जब नींद से बेदार होते हैं और अपने सामने दो शैतानों को देखकर बुरी तरह खौफजदा हो जाते हैं। मेरे खुदा, कोई को बचाओ। चिंटू और चमन मटके उतार कर खूब कहकहे लगाते हैं। आज होगी गन्नों की आमदावत। दूसरे दिन चिंटू और चमन एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे। यार, निकाह के बाद हम दोनों अलहदा अलहदा हो जाएंगे। काश हमारे निकाह के बाद भी हम दोनों ऐसे ही मजाकिया जिंदगी गुजारते रहें। हम नवा हमें साथ नहीं रहने देंगी। ठीक कहा, लड़कियां ऐसी ही खुदगर्ज होती हैं, दोस्ती में दरार डाल देती हैं। उधर प्रियंका सोनम के देहात में सैलाब आ जाता है। राम सिंह और उसकी बीवी और प्रियंका सोनम तीनों लोग पानी में बह जाते हैं। प्रियंका, सोनम, तुम अपनी मम्मी का हाथ कस के पकड़ लो, मैं अभी तुम्हें साहिल पर पहुंचाता हूँ।
राम सिंह अपनी बीवी का हाथ पकड़कर सबको साहिल पर लाने की जद्दोजहद करता है। उसी दौरान प्रियंका का हाथ अपनी माँ के हाथ से शिगफ होता है और सैलाब उन्हें अपने साथ मौलिस कर लेता है। मेरी बच्चियां, खुदा। आप हिम्मत ना हारो, अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा। उन दोनों को तैराकी नहीं आती है, बेचारी कैसे जी पाएंगी। उधर प्रियंका सोनम सैलाब में बहती बहती चिंटू और चमन के देहात सहारनपुर पहुंच जाती हैं। चिंटू और चमन सैलाब में फंसे लोगों को साहिल पर लाने के लिए मदद करते हैं। फिर प्रियंका सोनम को साहिल पर ले आते हैं और उन्हें देखकर हैरान ज़दा हो जाते हैं। क्या तुम दोनों ने अपने सर किसी गम से चिपका रखे हैं? नहीं, हमारी पैदाइश ऐसी ही हुई है। तुम दोनों किस देहात की हो? हम मेहंदीपुर देहात के हैं। हमें हमारे घर तक छोड़ आओ, हमारे अम्मी अब्बू जुदाई में बेहाल होंगे। चमन चिंटू एक कश्ती तैयार करते हैं और प्रियंका सोनम को उनके देहात में एहतरामन छोड़ने जाते हैं, लेकिन कश्ती पलट जाती है। चमन और चिंटू किसी तरह कश्ती सीधी करके प्रियंका सोनम को उसमें बिठा देते हैं। प्रियंका सोनम कश्ती में बैठकर अपने देहात पहुंच जाती है, लेकिन चमन और चिंटू नहर में ही डूब जाते हैं। राम सिंह अपने बच्चों से मिलकर बेइंतहा खुश होता है। अम्मी अब्बू, जो लोग हमें यहाँ तक लेकर आए वो नहर में ही डूब गए, उनकी शिनाख्त करवाइए ना। देहात के गोताखोर नहर में चमन चिंटू को ढूंढने जाते हैं। चंद लम्हों बाद चमन और चिंटू को बाहर ले आते हैं। दोनों बेहोश थे। देहात वाले उनका पेट दबाकर उनके जिस्म से पानी बाहर निकालते हैं। चमन और चिंटू को होश आ जाता है। तुम दोनों ने हमारी दुख्तर को बचाया, हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। क्यों ना हम दोनों इनमें से एक एक लड़की से निकाह कर लें। ये हमेशा साथ रहेंगी और इन्हीं के जरिए हम दोनों भी साथ रहेंगे। बेशक कहा। चमन और चिंटू राम सिंह के सामने निकाह करने की तजवीज रखते हैं। राम सिंह खुशी खुशी प्रियंका सोनम का निकाह चमन और चिंटू से कर देता है। एक बहुत ही खूबसूरत देही इलाका था रामगढ़। रामगढ़ तक पहुंचने के लिए मुसाफिरों को नहर से गुजरना पड़ता था। इस नहर में 2 कश्तियां थीं, जो मुसाफिरों को इस साहिल से दूसरे साहिल तक छोड़ा करती थीं। इस खूबसूरत देही इलाके में एक हरिया नाम का काश्तकार रहता था। हरिया की बीवी हमल से थी, लेकिन फिर भी हरिया के लिए ज़रात तक खाना लाया करती थी। कितनी बार मैंने कहा है मेरी हमनवा इतना मत चला करो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनने के लिए राजी नहीं हो। सुन ली आपकी बात, लेकिन मैं जरा चल लूंगी तो कद से कम ना हो जाऊंगी और आपको खाना भी तो खिला पाऊंगी। दोनों मिलजुल कर ही खाना खाया करते थे। चंद दिनों बाद हरिया की बीवी ने 2 हम शक्ल बच्चों को पैदा किया और उन्हीं लम्हात वो अपनी जान गंवा बैठी। मीरा के संयोग पर देही इलाके के लोग हरिया के घर तशरीफ लाए। हरिया, हमें बेहद अफसोस हुआ कि कमसनी में तुम्हारी बीबी अल्लाह को प्यारी हो गई। हरिया, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हें हम शक दुख्तरों की जिम्मेदारी के लिए दूसरा निकाह कर लेना चाहिए। नहीं सरदार जी, मेरे लिए मेरी ये 2 बेटियां मेरा जहां हैं। मैं इन मासूमों के सहारे जिंदगी बसर कर लूंगा। वक्त गुजरता गया और हरिया की हमशक्ल बेटियां परवान चढ़ती रहीं। अब नैना और सुनैना दोनों 10 साल की हो गई थीं। बाबा जान, आपने जिक्र किया था कि आप हमें तैराकी सिखाएंगे। हाँ, दिल तस्कीन हमने कहा था। तो आप हमें कब तैराकी सिखाएंगे? मेरी प्यारी,
काश्तकारी का बेइंतहा काम है। मैं तुम्हें इस इतवार को तैराकी सिखाऊंगा। इतवार पक्का ना? अब हाँ, बच्चियों वादा है। हरिया अपने वादे के मुताबिक नैना और सुनैना को लेकर नहर पर गया और वहाँ पहले हरिया नहर में उतरा। अब देखो, बड़े इत्मीनान से अपने हाथों और पैरों को ऐसे चलाते रहना है। तवज्जो दो। नैना और सुनैना ने हरिया को बड़े ही तवज्जो से तैराकी करते हुए देखा। चलो नैना, अब तुम कोशिश करो। नैना ने डरते हुए कोशिश की। फिलहाल डर खौफ से नैना तैर नहीं पा रही थी। फिर धीरे धीरे समझने लगी। इसी तरह फिर सुनैना ने भी कोशिश की और जल्द ही दोनों को तैरना आ गया। फिर क्या था, हर दिन नैना और सुनैना अपनी तैराकी का मश्क करने आती। चंद दिनों बाद हरिया सरदार के पास गया। सरदार जी, मुझे नैना और सुनैना का पैदाइश का दाखिला चाहिए। वो तुम्हें मुहैया करा दिया जाएगा, लेकिन तुम पैदाइश दाखिले का करोगे क्या? मैं दोनों को देही इलाका के स्कूल में तालीम दिलाना चाहता हूँ। तुम अपने दुख्तरों को तालीम देना चाहते हो। हमारी देही इलाके की तो कोई लड़की तालीम हासिल करने नहीं जाती। तुम देहात की रिवायत को खराब कर रहे हो। कल से तो सभी लड़कियां बोलने लगेंगी कि हमें भी तालीम हासिल करनी है। तो घर और काश्तकारी का काम कौन करेगा? आप जो भी सोचें सरदार जी, मैं अपने दुख्तरों को तालीम दिलाना चाहता हूँ। आप उनका मुझे पैदाइश दाखिला दे दीजिए। सरदार ने कुछ किताबें निकाली और हरिया को नैना और सुनैना के पैदाइश के दाखिले दे दिए। अब नैना और सुनैना नहर पार करके तालीम हासिल करने स्कूल जाती थी। हरिया बहुत खुश था। एक दिन की बात है, नैना और सुनैना नहर पार कर रही थीं। तभी उन्होंने देखा कि सरदार दूसरी कश्ती में तन्हा आ रहे हैं। अचानक कश्ती का तवाज़न डगमगा गया और सरदार नहर में गिर गए। बचाओ मुझे, कोई मदद करो, कोई बचाओ मुझे, कोई मदद करो, कोई तो मुझे बचाओ। नैना और सुनैना ने चंद लम्हों में कुछ भी नहीं सोचा और उन दोनों ने नहर में छलांग लगा दी। वो गोताखोर बन सरदार के पास गईं। दोनों ने सरदार को सहारा दिया और नहर के साहिल पर ले आईं। साहिल किनारे चंद लोगों ने सरदार के सीने को दबाकर उनके जिस्म से आग बाहर निकाला और आखिर सरदार की जान बच गई। उन्होंने नैना सुनैना को अपने करीब बुलाया और कहा, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई। तुम दोनों वाकई में बहादुर हो। हरिया सही कहता था कि तुम दोनों के होते हुए उसे किसी बेटे की जरूरत नहीं। इस अफसाने से हमने ये दर्स लिया कि बेटियां बेटों से कमजोर नहीं होती हैं और वो हर उस काम को अमल कर सकती हैं जो बेटे कर सकते हैं।